सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने जिनलान से जो वादा किया था उसके अकॉर्डिंग उसे पिल टावर में एल्डर सीट को होल्ड करने में ये फैमिली की मदद करनी होगी, जिसके लिए उसे 5 मेजर फैमिलीज की रैंकिंग में से टॉप 3 में आना होगा। पर इस टेस्ट में बाहरी व्यक्ति हिस्सा नहीं ले सकते थे, इसलिए जियोयान को उनका सन इन लॉ बनना होगा। जियोयान इसके लिए तैयार नहीं था, तो ये चोंग ने उसे बताया कि उसे जिनलान से नकली एंगेजमेंट करनी होगी। जियोयान को यह सब गलत लग रहा था, पर जिनलान ने जियोयान से रिक्वेस्ट की थी, जिसे जियोयान मान गया था। पर वहाँ काओ फैमिली का काओ डेन आ गया था, जो जिनलान से शादी करना चाहता था। उसने जियोयान को एल्केमी फाइट के लिए चैलेंज किया। जियोयान अपनी हेवनली बिस्ट बॉडी के साथ उसे फाइट कर रहा था, पर काओ डेन ने चालाकी से अपनी 4 बिस्ट बॉडी को बाहर निकाल लिया, जो 4 अलग अलग फ्लेम से बनी हुई थी। वो जियोयान को ज्ञान दे रहा था कि फाइट क्वालिटी से नहीं बल्कि क्वांटिटी से जीती जाती है। तो जियोयान ने अपनी 10 बिस्ट बॉडी को बाहर निकाल लिया था, जो सभी मिथिकल बिस्ट थे। फिर अब हम देखते हैं कि उन सभी मिथिकल बिस्ट को देखकर काओ डेन काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि जियोयान एक साथ 10 अलग अलग फ्लेम के मैजिकल बिस्ट को कंट्रोल कर रहा था। काओ फैमिली के लोगों को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लड़का 10 बिस्ट को अपनी सोल पावर से कंट्रोल कर सकता है। क्या इस लड़के की सोल पावर इतनी ज्यादा पावरफुल है? ये चोंग भी काफी हैरान थे। जियोयान काओ डेन से कहता है कि अब तुम मेरी तुलना कैसे कर सकते हो? तुम मेरे सामने फायर के साथ खेलने के योग्य नहीं हो। काओ डेन को जियोयान की पावर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहता है कि कोई भी एक साथ 10 बिस्ट फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। लगता है कि एक जियोयान मेरे सामने एक छलावे को क्रिएट कर रहा है और ये सभी बिस्ट नकली है। वो अपने चारों बिस्ट को उन पर अटैक करने भेजता है, तो जियोयान भी अपने 10 बिस्ट को अटैक करने भेज देता है। वो मिथिकल बिस्ट काफी ज्यादा पावरफुल थे, जो काओ डेन के बिस्ट को आसानी से नष्ट कर देते हैं। इससे काफी तेज एक्सप्लोजन होता है और उस विस्फोट की शक्ति से काओ डेन भी नीचे जाकर गिर जाता है। लोइन उसे संभालता है। जिनलान काफी ज्यादा खुश होती है कि जियोयान जीत गया। जियोयान काओ डेन से कहता है कि क्या इतना काफी है या तुम फिर से मुझसे फाइट करना चाहते हो? काओ डेन कहता है कि आज मैं हार गया, लेकिन तुम्हारे इससे यह फैमिली का तुम पर गर्व नहीं करना चाहिए। पिल टावर के गैदरिंग मीटिंग में मेरी काओ फैमिली में कोई है जो तुम सभी की अच्छी देखभाल कर सकता है, और अब वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। ये चोंग परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि यह काओ डेन बेशरम है, और काओ डेन ने अभी जो कहा उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि काओ फैमिली की वो चुड़ैल वापस आ रही है। जियोयान उनके पास आकर कहता है कि आप किस स्विच की बात कर रहे हो? ये चोंग बताते हैं कि वो लगभग टियर 8 की एल्केमिस्ट है, जिसका नाम काओ यिंग है, जो सिर्फ 7 साल की उम्र में ही ऑफिशियली एक एल्केमिस्ट बन गई थी, जिसे पिल टावर द्वारा नोटिस किया गया, जिसे एक अपवाद के तौर पर वो पिल टावर की एक को डिसेबल बन गई, और अभी वो कम से कम 7th टियर के पीक की एल्केमिस्ट होगी। इसीलिए मिस्टर जियोयान, ये लड़की इस एल्केमी कॉन्फ्रेंस में आपकी राइवल बन सकती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो सभी स्पेशल वर्महोल की मदद से पिल टावर के पास जाने के लिए निकल चुके थे। जियोयान स्पेशल शिप के अंदर ही एकांत में कल्टिवेशन कर रहा था और से 20 दिन गुजर चुके थे। एल्डर ये चोंग कहते हैं कि पिल टावर कॉन्फ्रेंस जल्द ही आयोजित की जाएगी, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए पिल रीजन की तरफ दौड़ रहे हैं। जिनलान कहती है कि जियोयान 20 दिन से ज्यादा समय से एकांत में है। उन्होंने 20 दिनों से ना तो कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है। क्या वो बिल्कुल ठीक होंगे? लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक होगा। तभी वहाँ अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो वहाँ चारों तरफ स्प्रेड हो रही थी, और ये एनर्जी बिल्कुल क्रिस्टल की तरह चमक रही थी। त्यान वो उस एनर्जी को देखकर हैरान होते हैं। जियोयान भी बाहर आ जाता है। जियोयान कहता है कि ये एनर्जी मेरी सोल पावर की वजह से क्रिएट हुई थी। जियोयान ये अपनी ड्रेस को भी चेंज कर लिया था, क्योंकि अब उसे फाइट नहीं करनी थी और एक एल्केमिस्ट की तरह पिल को रिफाइन करना था, जिससे उसे आर्मर की कोई जरूरत नहीं थी। वो सभी जियोयान को देखकर खुश होते हैं। लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि आखिरकार तुम इतने दिनों के बाद बाहर आई गए। त्यान वो जियोयान से कहते हैं कि हमने अभी जिस सोल एनर्जी को महसूस किया, क्या वो तुम्हारी सोल पावर से क्रिएट हुई थी? जियोयान हमें जवाब देता है, तो त्यान वो बताते हैं कि इस एनर्जी को देखकर लग रहा है कि तुमने स्पिरिट रियल्म को टच किया है, जिसे लिंचिंग भी कहा जाता है। वो बताते हैं कि इस दुनिया में स्पिरिचुअल रियल्म को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है: मॉर्टल, स्पिरिट, हेवनली और गॉड रियल्म। प्राचीन समय से किसी सोल पावर को कल्टिवेशन करने का स्पेशलाइज्ड मेथड रहा है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की कल्टिवेशन को स्पीड देने के लिए उस स्किल का इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने सोचा था कि तुम्हारे मास्टर ने इन चीजों के बारे में तुम्हें पहले ही बता दिया होगा। जियोयान को अपने मास्टर की याद आने लगती
है। वो सोचता है कि मास्टर मुझे इस बारे में जरूर बता दे, अगर वो अभी मेरे साथ होते। एल्डर ये चोंग कहते हैं कि अब हम पील रीजन में पहुंचने वाले हैं। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। वो पील टावर के काफी करीब पहुंच गए थे। जियोयान कहता है कि पील रीजन वाकई काफी ज्यादा विशालकाय है। मुझे उम्मीद है कि मैं ब्लैक कॉर्नर रीजन की तुलना में बहुत छोटा नहीं हूँ। ये चोंग बताते हैं कि पील रीजन को दो भागों में विभाजित किया गया है, आउटर रीजन और इनर रीजन। आउटर रीजन अभी हम जिस जगह पर मौजूद है, यह आउटर रीजन के अंदर मौजूद स्पेस का सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ से इनर रीजन में प्रवेश किया जा सकता है। और वो जियोयान से कहते हैं कि अभी तुम्हें मेरे साथ एक टेस्ट को पास करने के लिए चलना होगा, जिससे तुम्हें पील टावर सर्टिफाइड एल्केमिस्ट टियर बैज मिलेगा और उससे ही तुम पील गैदरिंग कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर पाओगे। जियोयान लिटिल फेरी डॉक्टर और अपने बाकी साथियों से कहता है कि अभी के लिए मुझे एल्डर येचोंग के साथ जाना होगा। आप सभी इस जगह को घूमकर इसका आनंद लें। जियोयान एल्डर येचोंग के साथ वहाँ से निकल जाता है। वही हमें उस टियर टेस्ट टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाई और क्यू फैमिली के लोग मौजूद थे जो अपने डिसेबल का पील टावर सर्टिफाइड एल्केमिस्ट टियर भेज बनवाने आए थे। अब वहाँ ये चोंग भी जियोयान के साथ आ जाते हैं। बाइक लेन की एल्डर बाई वे ये चोंग को देखकर कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस बार भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करवाने के लिए किसी को अपने साथ ले आओगे। लगता है कि ये लड़का तुम्हारी ये फैमिली के लिए राइजिंग स्टार की तरह है। ये चोंग जियोयान से कहते हैं कि यह पील रीजन की बाई फैमिली के मेंबर है, इसीलिए तुम्हें इन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। बाई वे जियोयान के एल्केमिस्ट बेस को देखती है जो सिर्फ टियर 4 का एल्केमिस्ट बेस था, जिससे उसे लगता है कि जियोयान एक मामूली इंसान है। वो ये चोंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारी ये फैमिली की सिचुएशन लगातार बिगड़ती जा रही है और जैसा मैंने तुम्हारी ये फैमिली की प्रोडिजी यानी अद्भुत आदमी से उम्मीद थी कि यह लड़का वैसा ही है। और जियोयान का भी मजाक उड़ाने लगती है कि यह काफी कम उम्र में टियर 4 का एल्केमिस्ट बन गया। वास्तव में ये लोगों के बीच एक अजगर की तरह है और मेरी बाई फैमिली के डिसेबल को भी इससे डर लग रहा है। उसके दोनों डिसेबल भी जियोयान पर हंसने लगते हैं क्योंकि टियर 4 यहाँ पील रीजन में बहुत ही मामूली रैंक थी। जियोयान कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। बाई वे को इससे गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि लिटिल ब्रेड तुम वाकई काफी रूड हो, आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। और जियोयान पर अटैक करने आती है पर एग्जामिनर वहाँ गए थे जो अपनी स्पेशल बैरियर की मदद से उसे दूर कर देते हैं और सभी से कहते हैं कि यह पील टावर है, इसीलिए तुम्हें यहाँ दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। बाई वे जियोयान से कहती है कि तुम भाग्यशाली हो जो तुम आज बच गए, पर बाहर तुम बच नहीं पाओगे। एग्जामिनर कहता है कि मेरा नाम हार्ली है और मैं इस समय के टेस्ट का एग्जामिनर हूँ। और अब वो वहाँ मौजूद टेलीपोर्टेशन एरिया को ओपन कर देते हैं और बताते हैं कि टेलीपोर्टेशन एरिया में टियर 6 से लेकर आगे तक के टियर 7 तक के टेस्ट होंगे, इसीलिए आप अपनी उपलब्धियों के हिसाब से उपयुक्त टियर सर्किल को चुन सकते हो। कि यू फैमिली का हेड अपने दोनों डिसेबल्स को टियर 6 के टेस्ट के लिए भेज देता है। बाई फैमिली का डिसेबल भी अपनी योग्यताओं के अनुसार टेलीपोर्टेशन एरिया में चले जाते हैं। जियोयान रिस्पेक्टफुली हार्ली से कहता है कि एग्जामिनर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आज यहाँ के हाईएस्ट एग्जाम टियर की क्या कोई लिमिट है? हार्ली कहता है कि मेरे योग्यताओं के अनुसार मैं केवल टियर 7 के मिडिल ग्रेड तक ही किसी का टेस्ट ले सकता हूँ। जियोयान कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं टियर 7 के मिडिल ग्रेड के लिए टेस्ट दूंगा। हार्ली हैरान थे। वो कहते हैं कि अगर तुम अपनी पावर को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हो तो मैं खुद तुम्हें उस जगह पर लेकर जाऊंगा। और वो टियर 7 के मिडिल स्टेज वाले टेलीपोर्टेशन एरिया में जियोयान को लेकर चले जाते हैं। बाई वे हंसते हुए ये चोंग से कहती है कि जब 5 मेजर फैमिलीज में दिखावटी हरकतों की बात आती है तो तुम्हारी ये फैमिली हमेशा फर्स्ट नंबर पर रहती है। उस लड़के को लगता है कि वो टियर 7 का एल्केमिस्ट है, वाकई काफी बड़ा मजाक है और तुम्हारी आने वाली जनरेशन वाकई और ज्यादा बदतर होती जा रही है। ये चोंग कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि जियोयान के बाहर आने के बाद तुम्हारी यह मुस्कुराहट बरकरार नहीं रहेगी। काफी वक्त गुजर गया था पर अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया था। काफी घंटे गुजरने के बाद एग्जामिनर की आवाज आती है कि टियर 6 के मिडिल ग्रेड का एग्जाम खत्म हुआ। क्यू फैमिली के दोनों मेंबर्स इसमें पास हो गए थे पर बाई फैमिली का डिसेबल पास नहीं हुआ था। इससे क्यू फैमिली का एल्डर खुश हो रहा था पर बाई वे के चेहरे पर उदासी का भाव था। तभी टियर 6 के हाई ग्रेड का पोर्टल भी लाइट अप होता है क्योंकि बाई फैमिली की लेडी पेटिशनर ने उस टेस्ट को पास कर लिया था। क्यू फैमिली के मेंबर इससे हैरान होते हैं और वो अपने एल्डर से कहते हैं कि वास्तव में ये बाई फैमिली की लड़की टियर 6 के हाई ग्रेड में प्रमोट हो गई। इतनी कम उम्र में वास्तव में इसकी फ्यूचर की क्षमता असीम है। ये बाई फैमिली रियली एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को होल्ड करती है। बाई वे काफी खुश हो रही थी। वो कहती है कि जब भी टैलेंट
डिपेंडेंट की बात आती है तो मेरे भाई फैमिली के बच्चों पर ही मेरी फैमिली का भविष्य डिपेंड करता है। मेरे डिसिपल्स दूसरे लोगों की तरह दिखावटी नहीं है, इसीलिए ये उस कचरे के टुकड़े जियोयान से काफी ज्यादा बेहतर है और वो सैकड़ों सालों से भी टीयर 6 की पीक पर नहीं पहुंच पाएगा। वो अभी तक बाहर नहीं आया है, लगता है कि वो शर्म की वजह से वही छिपा हुआ होगा और अब वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। भाई वे जाते हुए ये चौंक से कहती है कि जब तुम्हारी ये फैमिली 5 ग्रेट फैमिलीज में से हटा दी जाएगी तो मेरी भाई फैमिली तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेगी और वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगती है। पर तभी 7th ग्रेड के मिडिल स्टेज के पोर्टल से काफी तेज एनर्जी स्प्रेड होने लगती है क्योंकि जियोयान ने ये टेस्ट पास कर लिया था और अब उसने ऑफिशियली टीयर 7 के मिडिल स्टेज का बैच प्राप्त कर लिया था, जिसे हार्ली भी जियोयान को रेस्पेक्ट दे रहे थे। वो उसे आगे आने को कहते हैं। भाई वे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो कहती है कि एक कचरे का टुकड़ा टीयर 7 के मिडिल स्टेज के बैच को आखिर कैसे प्राप्त कर सकता है। हार्ली जियोयान से कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड मैं माफी चाहता हूँ कि मेरे इस जगह की टीयर टेस्ट की एक लिमिट है जिसे आप अपनी पावर के अकॉर्डिंग बैच को प्राप्त नहीं कर पाए। मुझे आपका एक और टेस्ट लेने के लिए आपको पिल टावर के हेडक्वार्टर में ले जाने के लिए परेशान करना होगा। बाय वे अपने डिसिपल्स पर गुस्सा हो रही थी। वो कहती है कि तुम सभी कचरे हो जो उस ये फैमिली के कचरे को भी हरा नहीं पाए और अब वो उन्हें लेकर वहाँ से जाने लगती है। पर जियोयान भाई वे को रुकने को कहता है। भाई वे कहती है कि कचरे के टुकड़े तुम अब मुझसे आखिर क्या कहना चाहते हो। जियोयान तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पावरफुल पंच मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर दीवार से टकरा जाती है। बाय वे जियोयान के सामने लाचार थी। वो एक एल्डर होने के बावजूद भी जियोयान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। जियोयान कहता है कि तुम घमंडी बूढ़ी औरत हो जो दूसरों की रेस्पेक्ट नहीं करती, इसीलिए तुम्हें पहले खुद को प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।